नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी आर्मी अग्निवीर जीडी भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट चल रहे थे। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी आधार पर हम आपको प्रैक्टिस पेपर सेट करवा रहे थे। साथ ही इस अग्निवीर जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है, पहले आपको डिटेल में उन बुक्स के बारे में बता देता हूँ। ये बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जीडी भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस गाइड को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें आपका जो सिलेबस होता है इसमें जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग 4 पार्टों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपसे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपसे विज्ञान से पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से, 15 क्वेश्चन आपसे गणित से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे रीजनिंग से पूछे जाते हैं। कंप्लीट 50 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी आधार पर इस गाइड को तैयार किया गया है। कंप्लीट सिलेबस आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। बात करें सभी विषयों में, थ्योरी के साथ में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न भी उपलब्ध करवाए गए हैं। पहले आपको थ्योरी मिलेगी कंप्लीट, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास प्रश्न भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को आपको इसमें टॉपिक वाइज मैटर देखने को मिलने वाला है। साथ ही मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग की आपको इसमें मूल विधि के साथ साथ में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखने को मिलने वाली है, जिससे आप अपने समय की बचत भी कर सकते हैं। कठिन प्रश्नों का इसमें आपको हल देखने को मिलने वाला है। और इस पुस्तक के अंदर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साथ ही बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, तो ये अभ्यास पेपर्स हैं जिसमें आपको 50 पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं। ये जो 50 पेपर हैं ये पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित है, उसी आधार पर हमने इसको तैयार किया है। साथ ही कठिन प्रश्नों का आपको इसमें हल देखने को मिलेगा और भाषा इसकी स्पष्ट और सरल है। इसके अंदर भी आपको क्यूआर कोड दे रखा है। क्यूआर कोड हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चंस का आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के साथ में पहला सवाल देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान का। आर्मी दिवस कब आता है? ए है 8 अक्टूबर, बी है 15 जनवरी, सी ऑप्शन है 4 दिसंबर और डी है 1 मई। आर्मी दिवस, इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है, आर्मी दिवस। इसके अलावा बात करें हम एयरफोर्स वायुसेना दिवस की बात करें हम, तो वायुसेना दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स यानी कि वायुसेना दिवस, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक है, नौसेना यानी कि जल सेना दिवस। क्लियर है? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस याद रखना है, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष के रूप हम मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है इंग्लैंड। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपने देश यानी कि भारत का। और अपने संविधान की बात करें तो इसको लिखने का जो श्रेय जाता है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, लेखक बोल सकते हैं हम आप इनको। ठीक है, यानी कि लिखने वाले, जो भारत का संविधान है इसको जो लिखने का श्रेय जाता है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। ठीक है, कब लागू हो गया था भारत का संविधान पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं।
सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? ए है गोवा, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है नागालैंड। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। लगभग 6,70,000 के करीब जनसंख्या इसकी। अब बात की जाए सबसे कम के बाद में सबसे ज़्यादा, तो किसका आता है? उत्तर प्रदेश का, लगभग 20 करोड़ के आसपास। ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के हैं, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23-24 करोड़ के आसपास हो गई होगी। अभी 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो सकी थी, ठीक है। अब इसका काम चालू होने वाला है, तो नेक्स्ट डाटा आएंगे तब इसमें काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल में बात करें हम, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा पड़ता है? गोवा पड़ता है। और सबसे बड़ा की बात करें, ये छोटा पड़ता है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा की बात करें तो कौन सा पड़ता है? राजस्थान। क्लियर है? जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। क्लियर है? आगे देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ए है 21 अप्रैल 1526, बी है 5 नवंबर 1556, सी है 14 जनवरी 1761 और डी है 5 नवंबर 1558। पानीपत का 3 युद्ध हुए थे, जिसमें दूसरा युद्ध पूछा गया है 5 नवंबर 1556 में। एक एक करके सारे युद्ध देख लेते हैं हम। पहले युद्ध की बात करें हम, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच हुआ था? लोधी वर्सेज बाबर, ठीक है, जिसमें विजय कौन रहा था? बाबर रहा था। तो ये टिक कर देता हूं विजेता के। सेकंड की बात करें हम, पानीपत का सेकंड युद्ध की बात करें तो ये आपको बता दिया है 5 नवंबर 1556 को। किस के बीच हुआ था? हेमू वर्सेज अकबर के बीच। और इसमें विजय कौन रहा था? अकबर रहा था। तीसरे युद्ध की बात करें हम पानीपत के, तो 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। किस के बीच हुआ था ये? मराठों और अब्दाली के बीच, जिसमें विजय कौन रहा था? अब्दाली। तीनों युद्ध याद रखने आपको। 21 अप्रैल 1526 को पहला हुआ था लोधी और बाबर के बीच, दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच, और जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का वो 14 जनवरी 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ए है 74.04%, बी है 76%, सी है 72% और डी है 75.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछा गया है, तो कितना है? 74.04%, ठीक है। अब बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल पड़ता है, इसकी 94% के आसपास इसकी साक्षरता दर है। सबसे कम की बात करें हम तो कौन सा आता है? बिहार आता है, जिसकी 61% के आसपास इसकी साक्षरता दर है, ठीक है। इनको भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, WC बनर्जी किसके अध्यक्ष थे? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए है तृणमूल कांग्रेस, बी है नेशनल कांग्रेस पार्टी, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी है समाजवादी पार्टी। WC बनर्जी किसके अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। 1885 में, कब थे? 1885 में पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे जो मुंबई है, बॉम्बे में हुआ था। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। आगे देखते हैं, बैसरन घाटी नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? ए है उत्तराखंड, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है जम्मू कश्मीर। तो बैसरन घाटी से आप सभी वाकिफ होंगे, JNK में है।
जे के पहलगाम में पड़ता है, ये पर्यटन स्थल माना जाता है। और अभी 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, आतंकवादियों द्वारा अपने निहत्थे लोगों पर वार किए गए थे, उसी वजह से ये ज़्यादा फेमस है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैसन घाटी नामक पर्यटन स्थल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध कब हुआ? ए है 23 जून 1557, बी है 23 जून 1665, सी है 23 जून 1857 और डी है 23 जून 1757। पलासी का युद्ध काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला वर्सेज ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ठीक है, ये तो इनके हेड थे। अब जो लड़े थे युद्ध, वो कौन कौन लड़े थे? सिराजुद्दौला की तरफ मीर जाफर साहब थे, और इधर की तरफ कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सेनापति कह सकते हैं हम इनको। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था, जिसमें जो सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर ने नेतृत्व किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरजकुंड मेला पूछा गया है, कहाँ आयोजित किया जाता है? ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है पंजाब में। तो सूरजकुंड मेला जो होता है वो हरियाणा में है ना, हरियाणा में भरा जाता है, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? ए है 29, बी है 28, सी ऑप्शन में 7 और डी है 31। पेरिस पैरा ओलंपिक जो अभी फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर 2024 में जो ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत ने कुल 29 पदक जीते थे, जिसमें से 7 तो थे गोल्ड, 9 थे सिल्वर और 13 थे ब्रोंज। टोटल कितने हो गए? 29 है ना, 13, 9, 22 और 7, 29 पदक जीते थे भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी विवेकानंद जी, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब स्थापना की गई थी? 1875 में। 1875 में कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। बात करें हम राजा राम मोहन राय जी की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना के संस्थापक कह सकते हैं हम, कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। और ये कब की गई थी? 1828 में। स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये कलकत्ता में की थी, है ना, और मिशन की स्थापना 1897 में की थी और ये भी कलकत्ता में की थी। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें हम ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को, जो कि 1828 में कलकत्ता में की थी। और बात करें हम रामकृष्ण मिशन की, तो इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? ए है लूनी, बी है भोगवा, सी है सिंधु और डी है रावी। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है ना, प्रमुख स्थल। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि
ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पड़ता है हड़प्पा? पाकिस्तान में पड़ता है। और किस नदी पर है ये? रावी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर ये पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है ओडिशा। तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में पड़ता है और किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया। इस नदी को भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। राजेंद्र प्रसाद जी की बात की जाए तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। नेहरू जी की बात की जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात की जाए तो ये भारत के प्रथम कानून मंत्री। क्लियर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ए है शिक्षा से, बी है स्वास्थ्य से, सी है अस्पृश्यता का उन्मूलन और डी है भोजन की गारंटी। आर्टिकल 17 काफ़ी बार पूछे जाना सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि समानता का भाव व्यक्त करता है आर्टिकल 17। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल दावे में SI पद्धति में मात्रक क्या होगा? वायुमंडलीय दाब होगा भाई, इसका SI मात्रक पूछा है, क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी दे रखा है कूलम, ऑप्शन सी दे रखा है पास्कल और ऑप्शन डी दे रखा है भाई ओम। तो ध्यान रखना है भाई, वायुमंडलीय जो दाब होगा इसका SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी। इसी के अंदर दे रखा हमें ऑप्शन ए के अंदर भाई न्यूटन। तो ध्यान रखना है न्यूटन होगा किसका मात्रक होता है? बल का। कूलम जो होता है ये किसका हो जाएगा भाई? आवेश का, चार्ज का। और ओम होगा ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात, इसका मिश्रण है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा भी इस्पात होगा ये किस किस का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए दे रखा है भाई Fe व C यानी कि लोहा व कार्बन का। ऑप्शन बी दे रखा है भाई कॉपर व जिंक का। ऑप्शन सी दे रखा है भाई कॉपर व आयरन का। और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है भाई, इस्पात जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? लोहा व कार्बन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे रखा है भाई कॉपर व जिंक, ये किसका मिश्रण होता है? तो ध्यान रखना है भाई कॉपर व जिंक होगा इसके द्वारा पीतल। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी में क्या होगा भाई? पीतल। क्वेश्चन नंबर 18 है ECG किसकी जांच करता है? ऑप्शन ए दे रखा है पेट की, ऑप्शन बी दे रखा है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है भाई एड्स। ECG पूरा नाम क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये किससे संबंधित गतिविधि को मापने का कार्य करता है? तो ध्यान रखना है भाई, हार्ट की गतिविधि को मेजर करने का कार्य कौन करता है? ECG करता है। मस्तिष्क के लिए क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना है भाई EEG होती है, ये किसके लिए की जाती है? ब्रेन के लिए किया जाता है। एड्स होगा ये कैसी बीमारी होती है? ये एक वायरस जनित रोग होता है। एड्स का वायरस यदि आपसे पूछे तो कौन सा होगा? HIV होता है। एड्स से संबंधित यदि जांच पूछता है तो भाई टेस्ट कौन सा होगा? तो ध्यान रखना है एलिसा जो टेस्ट होता है ये किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। पॉलीमर चेन रिएक्शन जो PCR टेस्ट होता है ये भी किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है भाई हीरा, ऑप्शन बी दे रखा है टंगस्टन, ऑप्शन सी है फेरो स्टील और ऑप्शन डी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
इनमें से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो ध्यान रखना भाई, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। हीरा होगा, ये किसका अपर रूप होता है? तो ध्यान रखना भी कार्बन का होता है। तो सबसे कठोरतम क्या होगा? हीरा। टंगस्टन होता है, ध्यान रखना भी टंगस्टन होगा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? डब्ल्यू होता है। टंगस्टन से प्रश्न पूछ ले भी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 74 होता है। ध्यान रखना डब्ल्यू एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका 74 होता है। प्रश्न पूछता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ये किसका बना होता है? तो ध्यान रखना भी बल्ब का होता है, इसका फिलामेंट किसका बना होता है? ये भी किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रश्न पूछ लेता है भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र क्या होगा? तो हमें ध्यान रखना है भाई SiO2, ये किसका सूत्र होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल, नाखून और खुर सभी खाली स्थान से बने होते हैं। ध्यान रखना है भाई, बाल, नाखून, खुर ये क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं। ये बने किसके होते हैं? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है विटामिन, ऑप्शन बी दे रखा है प्रोटीन, ऑप्शन सी दे रखा है वसा और ऑप्शन डी दे रखा है आयरन। तो ये सभी बने किसके होंगे? प्रोटीन के। और एक कौन से प्रोटीन के बने होते? परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछता है। तो ध्यान रखना है अभी केराटिन प्रोटीन के क्या होंगे? ये सभी बने होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से बचाव में सहायता कौन करता है भाई? तो विटामिन। वसा क्या होगा भाई? शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा। आयरन या लोहा, ध्यान रखना है भाई, प्रश्न पूछ लेता है रक्त में पाए जाने वाली तत्व कौन सा होता है? आयरन होता है। कमी से क्या हो जाता है? इससे अरक्तता या एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैरोमीटर के द्वारा खाली स्थान मापते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है वायुमंडलीय नमी, ऑप्शन बी दे रखा है हवा का वेग, ऑप्शन सी दे रखा है वायुमंडलीय दाब और ऑप्शन डी दे रखा है वर्षा की मात्रा। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर के अंदर जो रीडिंग होंगी, ध्यान रखना है, यदि धीरे धीरे, ध्यान रखना है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो क्या होगा भाई? मौसम साफ। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक होगा भाई वो धीरे धीरे नीचे जाता है तो ध्यान रखना है भाई वर्षा आने की संभावना होती है। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक भाई अचानक से नीचे जाता है तो भी क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, पारे का संकेत है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है Ag, ऑप्शन बी दे रखा है Fe, ऑप्शन सी दे रखा है Hg और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। पारे का संकेत क्या होता है भाई? Hg होता है। प्रश्न ध्यान रखना है भाई, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु भी कौन सी होती है? पारा होती है। तो ध्यान रखना है द्रव अवस्था में पाई जाती है। थर्मामीटर होता है, उसके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। Ag किसका हो गया भाई? चांदी का होता है। Au किसका होता है? सोने का होता है। Fa किसका होता है? आयरन का होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में खाली स्थान प्रयोग होता है। यानी टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर कौन सी रेज का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है गामा रेज, ऑप्शन बी दे रखा है भी एक्स रेज, ऑप्शन सी दे रखा है इंफ्रारेड और ऑप्शन डी दे रखा है भी यूवी रेज। तो ध्यान रखना है भी टेलीविजन के अंदर कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है?
तो ध्यान रखो उसका जो रिमोट होता है उसके अंदर इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न पूछ लेता है भी सबसे ज्यादा भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा कौन सी रेज की होती है। तो ध्यान रखना है भाई सबसे ज्यादा भेदन क्षमता सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा। सबसे भारी यदि आपसे पूछे तो कौन सी होती है, अल्फा। ये दो प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछते हैं तो ध्यान रखना है सबसे भारी तो कौन सी हो गई, अल्फा, और सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा की। एक्सरेज के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किसमें किया जाता है, भी एक्सरेज के अंदर मेडिकल साइंस में इसका प्रयोग किया जाता है। यूवी जो रेडिएशन से अल्ट्रा वायोलेट जो रेडिएशन होते हैं हमें इनसे बचाव कौन करता है, तो ध्यान रखना है भी ओजोन जो परत होती है वो हमें अल्ट्रा वायोलेट पैराबैंगनी किरणों से बचाव में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सी ऊर्जा को सेल विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ध्यान रखना है भाई ऑप्शन ए दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रखा है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी दे रखा है सूर्य ऊर्जा और ऑप्शन डी है भाई सभी। तो ध्यान रखना है भाई विद्युत जो सेल होते हैं इनका कार्य क्या करते हैं, ये केमिकल जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करते हैं, सेल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए दे रखा भी यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान रखना है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन कर लेते हैं, विद्युत जनित्र करता है। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करती है भाई, विद्युत मोटर करती है। ये भी परीक्षा में पूछता है, इन्हें भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से स्तनपायी है। ऑप्शन ए दे रखा है मछली, ऑप्शन बी दे रखा है सांप, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से स्तनधारी कौन सा होगा, तो ध्यान रखना है भाई गाय जो होता है ये क्या होगा, स्तनधारी होता है। एक बात हमें ध्यान रखना है भी सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है, ब्लू व्हेल होता है। ब्लू व्हेल के हार्ट के अंदर यदि आपसे चैम्बर पूछे तो हार्ट के अंदर चैम्बर की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन ए दे रखा भी नर क्यूलिकस से, ऑप्शन बी दे रखा मादा क्यूलिकस से और ऑप्शन सी दे रखा है भाई मादा एनाफिलीज और ऑप्शन डी है भाई नर एनाफिलीज। मलेरिया होगी ये बीमारी कैसी होती है, तो ध्यान रखना है भाई ये कैसा होगा, प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया का प्रोटोजोआ यदि पूछे आपसे तो कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का वेक्टर या वाहक क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट इससे ध्यान रखना भी मलेरिया की जो दवा होती है वो कौन सी होती है, कुनेन होती है। और मलेरिया की ये दवा जो कुनेन होती है ये किससे तैयार की जाती है, तो ध्यान रखना है सिनकोना वृक्ष की छाल से। डेंगू यदि पूछे भाई ध्यान रखना है डेंगू का वाहक जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है, मादा एडिज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है भाई ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है। ध्यान रखना है भाई सिंबल पूछ रहा है ऑक्सीजन का, ना कि अणुसूत्र है। तो यदि सिंबल पूछे तब हमारा आंसर क्या होगा भाई ओ होता है, और यदि आपसे अणुसूत्र यदि पूछता तब हमारा आंसर क्या हो जाता, O2 होता है। H2 होगा, ये किसका सूत्र होता है, तो ध्यान रखना है भी जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है डायलाइसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है
ब्रेन डिजीज के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है लीवर कमजोर होने पर, ऑप्शन सी दे रखा है किडनी फेल होने पर, और ऑप्शन डी है भाई हार्ट के फेल होने पर। डायलिसिस से कृत्रिम रूप से ब्लड को छानने की क्रिया ही क्या कहलाती है? डायलिसिस से, यानी कि जब किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड को छानने की जो क्रिया होती है, उपचार के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? डायलिसिस। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित रोग है? हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से पूछा भी इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है रेबीज, ऑप्शन बी दे रखा है मधुमेह, ऑप्शन सी दे रखा है उच्च रक्तचाप, और ऑप्शन डी दे रखा भी कैंसर। तो इनमें से कौन सी डिजीज होगी जो संक्रमित डिजीज होती है? तो ध्यान रखना भी मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर का हाई होना, लो होना, ये कैसी बीमारी है? ये सारी कैसी है? असंक्रामक बीमारी होंगी, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है। रेबीज होगी, ये वायरल डिजीज होती है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना भी रेबीज से अन्य क्वेश्चन पूछता है, रेबीज से प्रश्न पूछे भाई रेबीज का वायरस कौन सा होता है, तो हमें ध्यान रखना है रेबीज का वायरस कौन सा होगा? रेबडो वायरस। प्रश्न पूछे भी पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। किस बीमारी में व्यक्ति को पानी से डर लगता है या हाइड्रोफोबिया किसे कहा जाता है? रेबीज को। रेबीज का जो टीका था भाई वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो ध्यान रखना है इसका टीका किसने दिया था? लुई पास्चर के द्वारा। रेबीज में प्रभावित क्या होता है? तो ध्यान रखना है भी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मधुमेह या डायबिटीज, ध्यान रखना है भाई यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह रोग होता है। क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन होता है भाई इसका कार्य क्या होता है? ये जो ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है इसे वापस से ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। और यदि शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, डायबिटीज। प्रश्न पूछे भी टीका किसने दिया था? तो इसका ध्यान रखना है भी टीका किसके द्वारा दिया गया था? बेटिंग वे बेस्ट के द्वारा। कैंसर होगी, ये भी कैसी बीमारी होती है? असंक्रामक बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है भी सेल का डिवीजन होता है, वो लगातार बढ़ता जाता है। ब्लड प्रेशर का हाई होना, लो होना, ये भी कैसी बीमारी होती है? असंक्रामक रोग होता है। इसके अलावा ध्यान रख लेना भी घेंगा जो होता है ये भी कैसी बीमारी? असंक्रामक। किसकी कमी से हो जाती है? आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, प्रति सेकंड दोलन की संख्या खाली स्थान कहलाती है। प्रति सेकंड जो दोलन होगा इसकी संख्या ही क्या कहलाती है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है भाई आयाम, ऑप्शन बी दे रखा है दर, ऑप्शन सी है भाई वेग, और ऑप्शन डी दे रखा है आवर्ती। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा भाई? आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मात्रक यदि पूछ ले तो आपसे, तो ध्यान रखना भी इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है, आवर्ती का मात्रक क्या होगा? एच से जेड होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है आपको? यदि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 तो x माइनस वाई की आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। अभी अपन निकाल लेते हैं x माइनस वाई की वैल्यू। आपको खाली इस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है आपको बताया हुआ है, ये होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई। फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। आपको इसकी क्या दे रखी है? इन्होंने वैल्यू दी है, कितनी दी है? 8। बस ये वैल्यू आपको पुट करनी है। बाकी आपको फाइंड क्या करना? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई आपको फाइंड करना, तो ऐसे कैसे रहने दो। और x प्लस वाई की वैल्यू भी इन्होंने क्या दी है? 4। बस खाली अपने को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बाकी अपने पास इसमें कोई रॉकेट साइंस। x माइनस वाई की वैल्यू आपको चाहिए, इधर 8 बचा हुआ है, इधर ये 4 इसके अपॉन में आएगा, ये आएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना था। ये किसी भी टाइप का
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की दीवारों पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगवाने का खर्च 10 रुपए प्रति मीटर की दर से हो तो उसका कुल खर्च आपको क्या निकालना है, कुल खर्चा निकालना है। कमरे की लंबाई आपको 10 मीटर दी हुई है, चौड़ाई आपको 5 मीटर दी हुई है और ऊंचाई भी आपको 5 मीटर दी हुई है। कमरे की दीवारों पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा आपको क्या लगवाना है, कागज लगवाना है। उसका आपको क्या चाहिए, खर्च चाहिए। तो उसका खर्च अपन निकाल दें। अपने को कमरे की दीवार पर लगेगा, तो अपने को पता होना चाहिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का अगर अपन क्षेत्रफल निकालें तो आपके पास क्या बनता है, वो बनता है 2, एक ही बार में निकाल देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, बस इससे अपना काम हो जाएगा। तो कहां कहां कागज लगेगा उसका अपन क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर आपको कागज कितना लगाना, 75 सेंटीमीटर चौड़ा आपको कागज लगवाना, तो उसका अपने को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मैं एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई सॉरी, 10 प्लस 5, ठीक है, और गुणा में 5। तो इसका काम खत्म करते हैं, तो 15 दूनी 30 और 3 पंचो 15, मतलब 150 वर्ग मीटर आ गया आपके पास एरिया, ठीक है। आपको कितना 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की खर्चा निकालना है, पर बाकी 75 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसको अपन, ये क्या है आपके पास 75 सेंटीमीटर चौड़ा आपको कागज लगवाना है। तो ठीक है, इसको मैं मीटर में चेंज करता हूँ, मीटर में चेंज करूंगा तो 75 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.75 कर दूं, बस, ठीक है। तो अब जिस एरिया पे अपने को कागज लगवाना है ना 75 सेंटीमीटर, तो उसका अपन टोटल एरिया निकाल लेते हैं जहां कागज लगेगा। तो आपके पास कितना है, ये तो आ गया 150 वर्ग मीटर, तो आपके पास आ गया पूरा, इसमें 0.75, ये तो आपका एरिया जहां जहां आपके पास कागज लगेगा, इनटू कितनी दर से लगेगा, 10 रुपए की दर से लगेगा, तो ये 10 से आप इसको गुणा कर देंगे, बस यही काम करना अपने को। ये जो पॉइंट हटा दूं और यहाँ पे गुणा में 100 कर देता हूँ, काट दो, 75 से 150 दो बार में गया 20 और इंटू 100, मतलब ये आ गया आपके पास 2000 रुपए का आपके पास क्या आएगा, पूरा खर्चा आएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले अपन ने कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, फिर आपको किस दर से वो कितना सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगवाने का खर्च चाहिए था, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर से आता है। मैंने यूनिट सेम कर ली, पहले सेंटीमीटर में दिया हुआ था उसको मीटर में मैंने चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33। इसमें क्या दिया हुआ है, x² प्लस 9x प्लस 20 के गुणनफल क्या होंगे, मतलब गुणनखंड आएंगे, यहाँ पे फल नहीं आएंगे, गुणनखंड आएंगे, ठीक है। इसको देख लें, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, बीच वाले टर्म का आपको इसको ऐसी दो संख्या में जोड़ना है, या फिर डायरेक्टली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, इसके मूल आपके पास क्या बन जाएंगे, या तो आप इसको तोड़ लो, देखो मैं इसको तोड़ के बता देता हूँ आपको, 3 4 5 तरीके, उसमें से कोई सा भी कर लो। 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पे तो आए 20 और जोड़ने घटाने पे आए 9, तो इसको कर लेता हूँ मैं 5x प्लस 4x प्लस 20, पांचों का 20 आ गया आपके पास, ठीक है। जोड़ने पे तो 9x आ गया और गुणा करने पे 20 आना चाहिए। अब आप क्या करो, x इसमें से कॉमन ले लो, ये आ गया x प्लस 5, इधर से 4 कॉमन ले लो, ये आ गया आपके पास x प्लस 5। जो यहाँ पे कॉमन संख्या आ रही है ना, वो सेम संख्या आनी चाहिए, एक समान संख्या आनी चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, अदरवाइज आप गलत कर रहे हो। आप एक बार इसको चेक करो कहाँ आप गलत हो। तो ये आ गया आपके पास x प्लस 4 और x प्लस 5, ये आ गया मेरा आंसर। देखो कौन से में बना हुआ है, x प्लस 4 और x प्लस 5, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी जाते हैं तो इनको गुणा करके देख लो कौन से में आपके पास ये दोनों 20 बन रहे थे, पॉजिटिव 20 बनने चाहिए, पॉजिटिव बन रहे थे, ये भी बन रहे हैं, हालांकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट फिर आपके पास प्लस का 9x बनना चाहिए, इसमें आपके पास माइनस का 9x बनेगा, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, हालांकि 20 ये भी बन रहा है पर आपका 9x ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका 34, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना होगा। बात कहीं की कर रहे हैं, आयतन की। एक बार तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूं, फिर आपको तरीका बताऊंगा। आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन, बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन के फॉर्मूले की भी आपको जरूरत नहीं है। आयतन 3D में निकाला जाता है, 3D का वो होता है, तो इसमें क्या होता है, ट्रिपल R की क्यूब आई है वहां पे, ठीक है। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो इसका हो जाता है पाई R स्क्वायर H। ये तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया, नीचे वाला का जो इसका बेलन का बेस होता है आधार, उसका क्षेत्रफल, और हाइट तक बढ़ेगा तो इसका क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसको आप निकालेंगे, त्रिज्या को क्या करेंगे, दुगुना। अब मान लो आयतन आपके पास ये सेम रहता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच ही रहता, खाली त्रिज्या इन्होंने दुगनी करी है। एक बार के लिए मैं त्रिज्या यहाँ पे मान लूँ,
त्रिज्या यहाँ पे था 1, एक बार के लिए सपोज करो ये R1 है, R2 कितनी हो जाएगी, दुगनी का मतलब 2 हो जाएगी। इसमें अगर मैं इसको पुट करता हूँ 1 में तो ये आ गया पाई 1 का स्क्वायर h, तो यहाँ आ गया आपके पास पाई h। अगर त्रिज्या को दुगना करना है 2 लगना है, ये तो था आयतन फर्स्ट। अब आप आयतन सेकंड निकालेंगे, त्रिज्या आपकी दुगनी हो गई है तो यहाँ पे क्या आएगा पाई स्क्वायर h, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 पाई 4 पाई h कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा आपके पास, 4 गुना हो जाएगा। ये पाई h है, पाई h को 4 से गुणा करेंगे तब जाके पाई, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे है ना, तो 1 का हो गया यहाँ पे 2। अगर आप यहाँ पे सपोज करो 2 लेते, आप बोलोगे नहीं मेरे को 2 रखना था, R1 अगर आपने 2 रख दिया तो यहाँ पे कितना आता, ये एरिया कितना आ जाता आपका पास 4 पाई h। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको दुगनी करनी पड़ेगी, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा। अब आप यहाँ 4 करते तो यहाँ आता 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 पाई h। इसको भी आप 4 से गुणा करेंगे तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है। अगर आयतन की बात करेंगे तो आपके पास कितना, 4 गुना आपके पास हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर a का आपको क्या निकालना है, सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प तो देखो 9 इसमें से अगर अपन बाहर लेते हैं तो ये आता है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है, तो 9 इंटू 1 बराबर 9। अपने पास कितना आंसर आ गया, 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 36 में क्या दिया हुआ है आपको, 25/81, यहाँ पे रूट आपको दिया हुआ है 25/81, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आता है 5, ये आता है 9। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, 5/9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 37 में क्या दिया हुआ है, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो आपके पास 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी। एक एक नियम से निकाल सकते हैं आप। क्या बताया इन्होंने, 2/5 क्विंटल चावल की कीमत कितनी है, 180 रुपये, तो आप 1 किलो चावल की कीमत निकाल सकते हैं। 180 बटावा ये 2/5 नहीं जाएगा, 2 गुणा ये 5 यहाँ कर देता हूँ। आपको कितने की कीमत चाहिए, 4/6 की, तो आप निकाल सकते हैं 180 2 गुणा ये 5 तो था ही, गुणा कितने की कीमत निकालनी है आपको, 4/6 की, आ गया 4/6, ठीक है। इसको अपन सोल्व आउट करते हैं, ये गया एक बार में, ये गया आपके पास 6 12 36 18 30 बार में, ठीक है। एक बार में गया, ये गया आपके पास 15 बार में, यह आ गया 15 चौक 60, 6 पंजे 30, मतलब 300 रुपये। तो 300 रुपये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। काटा पीटी करने में देख लो, अभी और मिस्टेक नहीं हुई, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। 38 समलम चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है। समलम चतुर्भुज की अगर अपन बात करते हैं तो एक जोड़ा क्या होता है, उनका समांतर होता है, ठीक है। अगर ऐसे अगर आप इस टाइप से इसको बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये एक जो जोड़ा है वो क्या हो जाएगा, समांतर होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, समलम चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका 39 सेक स्क्वायर 60 डिग्री की आपको निकालनी है वैल्यू। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको खाली साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, टेन की भी आप याद नहीं करेंगे तब भी इनसे निकाल सकते हैं। साइन और कोस की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सबकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा मतलब कोस, अब देखो कोस थीटा क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सेक थीटा की, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा कर दूं। अब आपको निकालनी है को, यहाँ पे सेक 60 डिग्री निकालनी है, तो 1 कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है, कोस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है, तो इसका उल्टा होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में और 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। मान लो कक्षा में कुल छात्र है x, क्योंकि सबका x भी नहीं मानोगे तो या तो आप इनका 4 20 और इसका एलसीएम आप निकाल के डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। x अगर अपन ने मान लिया, एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, तो 1/4 का मतलब x का 1/4, तो x/4 प्लस 3x/10 छात्र किस में रहते हैं, रंजीत हाउस में, प्लस 4x/20 ये रहते हैं आपके वहाँ, प्लस 18 छात्र
बराबर x। ये हो गया टोटल छात्रों की संख्या जो कि x है, अपन ने मान ली। 18 बच्चे छात्र 18 शिवाजी हाउस में रहते हैं, तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया इनका 20, ये आ गया 5 बार में, तो ये आ गया आपके पास 5x प्लस 2 बार में 2 दूनी 6 प्लस ये 1 बार में गया, तो ये आ गया आपके पास 4x प्लस 18 दूनी 36 मतलब 360 बराबर x। ये आ गया आपके पास। इसको अपने को सोल्व करना है। 5x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 360 बराबर 20x। इनको अपन सोल्व करते हैं। 5 और 6 11, 12 13 14 15, ठीक है। तो ये गया आपके पास, देखो 4x ठीक है ना, यहाँ 3x है, 4x नहीं है, यहाँ पे 3x है ना, तो यहाँ पे भी आपके पास कितना आ जाएगा 3x आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी 3x है, तो ये आ गया 11 3 14, ये आ गया 20x माइनस 14x बराबर 360। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 में 14 गया, 6x बच गया बराबर 360, तो x बराबर कितना आ गया 60, ठीक है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, 60 थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आप 60 से उल्टा इसको चेक कर सकते हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या 60 थी, तो 1/4 छात्र मतलब 60/4 तो हो गए प्रताप हाउस में, प्लस 60 x था ना यहाँ पे 6x, तो x की जगह अपने पास कितना आया था 60 आया था, तो यहाँ पे कर लो आप 60 गुणा 3/10 प्लस 3 थे ना यहाँ पे, तो 60 गुणा 3 प्लस 20 प्लस 18, इनका टोटल आपके पास कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो आ गया आपके पास 15 प्लस ये आ गया आपके पास 18 प्लस ये 3 बार में, ये आ गया आपके पास 9 प्लस 18, ये 60 होने चाहिए। 18 दूनी 36, 9 45 और 15 60, ठीक है। इसका मतलब अपन ने जो करा है वो आपका सही है। मैंने आपको चेक करने का तरीका भी बता दिया। नेक्स्ट आपका 41, ABC तीनों किसी कार्य को 10 दिन में तथा A व C उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो B उस काम को कितने दिन में करेगा। ट्री मेथड से अपन इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या है A प्लस B प्लस C, और यहाँ क्या है A प्लस C। A प्लस B प्लस C किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, और ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं अपन। एलसीएम कितना है यहाँ पे 30। अब इसको डिवाइड करते हैं, इनकी कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, इसकी तो आ गई 3 और इनकी कार्यक्षमता आ गई 2। A प्लस B प्लस C की कार्यक्षमता 3 आ गई, A और C की कार्यक्षमता 2 आ गई। अपने को B का कार्य निकालना है, तो B की कार्यक्षमता निकाल लो। B की कार्यक्षमता कैसे निकालेंगे अपन, A प्लस B प्लस C की कार्यक्षमता, A प्लस B प्लस C की कार्यक्षमता माइनस A प्लस C की कार्यक्षमता, ये निकाल लेंगे। तो ये कितने आई 3 माइनस 2 बराबर 1, ये आ गई कार्यक्षमता। और B कितने दिन में करेगा, B काम करेगा, यहाँ पे तो टोटल काम आ जाएगा 30 और कार्यक्षमता कितनी आ गई 1, तो मतलब B अकेला कितने दिन में कर पाएगा 30 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद में आ गया आपके पास 42 में क्या है, वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 जोड़ने पर 27, 36, 63 और 108 का पूर्ण भाग लग जाए, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। 27, 36, 63 और 108, इस टाइप के क्वेश्चन अपन एलसीएम से सोल्व करते हैं। तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये 2 से करता हूँ इसको। 27 तो 27 रह जाएगा, कम से कम 2 संख्या में भाग जाना चाहिए, तब अपन ये रूल आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आ गया 18 बार में, ये आपका 63 का 63 रह जाएगा, ये आ गया आपके पास 54 बार में, वापस 2 से चला जाएगा। 27 का तो रह जाएगा, 27 ये 9 आ गया, ये 63 आ गया, ये आ गया आपका 27। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का भाग देके देखते हैं। ये गया 9 बार में, ये गया 3 बार में, ये गया आपके पास 21 बार में, ये वापस गया आपके पास 9 बार में, ठीक है। वापस 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये गया आपके पास 3 बार में, 1 बार में, ये गया 7 बार में, ये गया आपके पास 3 बार में। वापस से 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 1 बार में, 1 बार में, 7 बार में और 1 बार में। काम हो गया अपना। 2 दूनी 4, 4 3 12, बाबा सोच बात 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 108, 108 गुणा 7, ये आ गया आपके पास 108 गुणा 7, 756। 756 वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 जोड़ने पर, तो 756 कब बनेंगे, कौन सी संख्या में 6 जोड़ा जाए, इसमें 6 जोड़ने पे नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आप 750 में क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे तो 756 बन जाएगा। इस टाइप की क्वेश्चन ऐसे करते हैं अपन। एलसीएम लेके अपन ने इसको निकाला, तो आपके पास कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 43, एडी
टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए दोनों की वैल्यू बराबर बराबर आएगी, तभी आपके पास यहाँ पे जाके हो जाएगा। तो आपके पास tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, और सेम आपके पास cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दोनों सेम एक ही वैल्यू पे देते हैं, तभी जाके ये दोनों 1 + 1 = 2 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 43 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 44, 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। m1 d1 = m2 d2। m1 कितना है, 20 दिन, सॉरी m1 मतलब आदमी, आदमी कितने हैं, आदमी कितने थे, 10 गुणा दिन कितने, 20 बराबर 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसको निकालो आप, d2 बराबर 10 गुणा 20 बटावा 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो ये कितने कर लेंगे, 10 दिन में। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 45। 45 में आपको क्या दिया हुआ है, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है। इसको परिमाप करना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे दी ना, तो आपका आयत है तो इसका परिमाप आएगा। 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा, अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च आपका 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो अंदर की ओर रास्ता बनाना, उसका क्षेत्रफल होता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस आपके पास ये जो x दी, x की वैल्यू कितनी होती है, कितना मीटर आपको रास्ता बनाना है। अब मेरा पहला टास्क है, मेरे को इसकी लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए आपके पास एक क्लू दिया हुआ है, आपको इसका परिमाप दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 320 मीटर। भी आपको अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x और x, क्योंकि किसी अनुपात में दिया होगा। तो आप निकालते हैं 2 3x + x बराबर 320। ये हो गया आपके पास 3 1 4, 4 दूनी 8, 8x बराबर 320। तो x बराबर कितना आ गया, 8 चौक 32 मतलब 40। तो यहाँ से आपके पास लंबाई तो कितनी आ गई, 3 गुना 40 मतलब 120 मीटर, और आपके पास चौड़ाई आ गई आपके पास 40 मीटर। मेरा काम यहीं खत्म हो गया। अब मेरे को एरिया निकालना है, फिर एरिया निकाल के मैं पैसे से इसको गुणा कर दूंगा। तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास कितना आ जाएगा, अब मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, वो क्या आएगा, 2 गुणा 2, x की वैल्यू 2 है, लंबाई कितनी है 120 + 40 माइनस का 2 गुणा 2 का मतलब 4। ठीक है, ये निकाल लो, 4 × 160 - 4 मतलब 156। तो ये आ गया 4 गुणा में 156 बराबर, ये आ गया आपके पास 6 चौक 24, 2 हाथ का 20 22, तो 4 2 6, 624। अब 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा करना है, तो 1.5 से आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 1.5 से अगर आप इसको गुणा करते हैं, 15 से मैं गुणा कर देता हूँ, फिर अपन एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 15 1 15 30 15 45 15 चौक 60 के 0 6 आपके पास बच गया, 15 दूनी 30 6 36, 3 आपके पास बच गया, 6 पंजो 30 और 3 सॉरी 15 छक्की 90 और 3 93। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो 936 रुपये का क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, निकाल लिया। पहले तो मैंने इसका एरिया निकाला, एरिया आपके पास ये आया, एरिया को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सारी यूनिट है ना मीटर मीटर में थी, मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 936 रुपये आपके पास बन गया। ठीक है, क्वेश्चन 46, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो ये श्रेणी है 17 15 क्वेश्चन मार्क 11 9 7। आपको बहुत ही इजी में दिखाई दे रहा होगा कि 17 से 15 गई -2, देखिए यहाँ पता नहीं लग रहा है, लेकिन 11 से 9 पे गई -2, 9 से 7 गए -2। तो इसका मतलब हम हर स्टेप पे -2 कर सकते हैं। तो 15 - 2 करेंगे, तो 15 - 2 करेंगे 13, और 13 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस पर जो अपनी संख्या आएगी वो होगी 13, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल अपना सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। देखिए 47 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ये कह रहा है पैसा रुपए। ये क्या कह रहा है, पैसा रुपए। पैसे के बारे में बात हो रही है, पैसा के बारे में, और इसको किससे बात कर रहा है, रुपए से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये चीज कि 100 पैसा बराबर 1 रुपये।
होता है 100 पैसा बराबर क्या होता है भाई 1 रुपये होता है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, उसी प्रकार ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ जो किलोमीटर है, अब वो कह रहा है कि आपको जो 1 किलोमीटर है, ठीक है 1 किलोमीटर, ठीक है वो किससे बनेगा, तो ये बनेगा 100 डेका मीटर से। किससे बनेगा 100 डेका मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर होता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑप्शन इज करेक्ट, डेका मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखनी है कि आप इस तरीके से 100 डेकामीटर बराबर क्या कह सकते हो 1 किलोमीटर कह सकते हो। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वो आंसर आएगा डेकामीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ये हुबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको छप जाएंगे। ठीक है, तो 47 का आंसर है डी, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में DEVE को, ध्यान से देखिए, DEVE को EFEFUD लिखा जाता है, उसी भाषा में FEVR को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही कह रखा है अल्फाबेट के जो भी आपको सिचुएशन आ जाए उस पर उनके क्रमांक डाला करो। ये कितना है 4, ये कितना है 5, ये कितना है 5, ये कितना है 6, ये 22 और ये कितना है 21, ये कितना है 5, ये कितना है 4। आराम से देखिएगा, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ प्लस कितना कर देंगे 1, 4 + 1 करेंगे तो ये आ गया 5, 5 + 1 करेंगे तो कितना हो गया 6, 22 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 21, 5 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये कहा है पहले 2 लेटरों में +1 फिर -1 फिर -1 लास्ट 2 में। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हमें यहाँ लगाना है, +1 +1 -1 -1। ठीक है, देखिए भाई 6 + 1 कितना होता है 7, 7 होता है जी का, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 होता है एफ का, 2 में से 1 गया तो 1, ये होगा ए का, 18 में से 1 गया तो कितना बचा 17, ये होगा क्यू का। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो है GFAQ। तो इस भाषा को हमने जो लिखा है, ठीक है, उसको किस में लिखा है GFAQ। तो GFAQ कहाँ है GFAQ, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। ठीक है, तो 48 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ई बी की बहन है, बी की बहन कौन है, ये ध्यान दीजिए, ई बहन है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, ए सी का भाई है, अभी हम रख नहीं सकते लेकिन ये कह देते हैं सी का जो भाई है वो कौन है ए है, इसको अलग रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र कौन है, सी का पुत्र कौन है बी। ठीक है, और सी का भाई कौन है ए, ये क्या है भाई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन आगे, तब ए का ई से, ई है जो ए से क्या कहेगा, ये से शब्द किसके साथ है ई के, और ई है जो ए से क्या कहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये इसका पुत्र है, ये इसकी क्या है पुत्री। ठीक है, अब ये इसका क्या है भाई, तो ये इनका क्या हो गया पिता। ठीक है, ठीक है, अब ये प्लस माइनस कन्फर्म तो है नहीं है, दोनों कह सकते हैं पिता या माता, ये कह सकते हैं, ऐसे ये पिता या माता कह सकती है, पिता या माता। ठीक है, ये कह सकती है। अब जैसे ही इसने इसको भाई बोला तो यदि ये पिता है तो ये क्या हो जाएगा चाचा, ये कौन है पिता, तो ये इसका क्या लगेगा चाचा, और ये इनकी माँ है और ये माँ का भाई है तो ये क्या हो जाएगा मामा। तो यहाँ हमारे को चाचा मामा 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है जांच करनी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है दोस्तों जांच करनी है। अब हम ऑप्शन में देखें चाचा मामा,
तो कौन सा ऑप्शन हमें दिखाई देता है? ध्यान से देखिए, दादा गलत हो गया, पिता गलत हो गया, ये मामी गलत हो गया, क्या होगा? बी ऑप्शन इज चाचा। तो ये कौन है? प्लस का रिलेशन है। यहाँ पे हमने क्या मान लिया? प्लस मान लिया है। तो ये पिता है, ये इसका पिता है, ये इसका भाई है, तो ये इसका क्या हो गया? चाचा हो गया। क्लियर है ना? तो ये ऑप्शन से हमें पता लगा, इसलिए 49 का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। मैं 10 मीटर पूरब में चला। तो देखिए सबसे पहले क्या चलना है? पूरब में। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये शुरू का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से पूरब इस साइड में होता है, ठीक है। ये पूरब में चला, कितना मीटर चला भाई? 10 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़कर 20 मीटर चला। अब उत्तर दिशा में मुड़कर ये क्या चला? ये 20 मीटर चला, ठीक है। ये उत्तर दिशा में चला गया। अब कह रहे हैं अब बाएं और मुड़कर 10 मीटर चला। अब उत्तर दिशा का बायां इधर होगा, तो ये क्या हो गया? 10 मीटर चला, ठीक है। अब कह रहे हैं तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं? अब ये प्रारंभिक बिंदु ये है, इससे ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ हमने क्या बना दिया? एक चौराहा। ये अंत की दिशा हो गई और ये क्या है? शुरू की। अब ये कह रहा है यहाँ से कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है? तो ध्यान से देखिए बेटा, ये 10 मीटर है, ठीक है, ये लाइन, और ये भी कितना है? 10 मीटर है, और ये कितना है? 20 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। तो ये सीधी लाइन हो जाएगी एकदम, और ये जो इधर मुंह ऊपर की ओर कर रहा है वो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में? किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। इसलिए इसका आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है।